क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था क्या इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर का। मतलब हमने ट्राई किया था कि हम चैप्टर की सोल को टच कर सकें, हम चैप्टर को जो है वो ऊपरी तौर पे देख सकें कि इसमें वास्तव में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। और हमको जानकारी मिली कि हमें इस चैप्टर में जो है वो डीएनए आरएनए को डिटेल में समझना है। हम डीएनए काम कैसे करता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, डीएनए से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होता है, इसको समझना है। आरएनए का क्या रोल होता है, किस प्रकार से जो है जेनेटिक कैरेक्टर में मॉलिक्यूल्स रोल प्ले करते हैं, एंड हाउ द डीएनए एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या भूमिका होता है उसको देखना है। ठीक है, कि एमआरएनए क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, टीआरएनए क्या करता है। ठीक है ना, तो इसको समझना है हमको देखना है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, फिर एमआरएनए के सूचनाओं के आधार पर प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कैसे होता है। मतलब एक जीन अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है वो हमको इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, हमको यह भी समझना है कि हमारे ह्यूमन जीनोम के अंदर, मनुष्य का जो जीनोम है उसके अंदर किस प्रकार के जीन पाए जाते हैं। तो उसके लिए हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है और डीएनए पे लिखी सूचनाओं का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस चैप्टर में हमने आपसे कहा ना कि कई सारी कहानियां हैं और बड़ी अद्भुत कहानियां हैं, बड़ी सारे राज छिपे हैं। जैसे होता है ना कि परी कथाओं में हमें बहुत सारे राज छिपे होते हैं, वैसे इस चैप्टर में भी कई सारे राज छिपे होते हैं यहाँ पे के। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप जो वास्तव में हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो इबारत लिखी हुई है उसको पढ़ने जा रहे हैं आपके। देखो, मैं हमेशा आपसे कहता हूं जब तक आप चैप्टर से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक चैप्टर आपको कठिन लगता रहेगा। जब आप चैप्टर से कनेक्ट कर देंगे, अपने आप को चैप्टर से जोड़ लेंगे तो आपको कठिन कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक, चलिए, तो हम इतना जानते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो उनके पास क्षमता होती है, वे अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। डीएनए के पास आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था, एक जीन वर्ड यूज किया था, मैंने जीन शब्द का इस्तेमाल किया था और मैंने आपसे कहा था जीन डबल स्टैंडर्ड डीएनए का वो हिस्सा होता है, वो भाग होता है जिसमें कोई सूचना छुपी होती है। के मतलब जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए, जीन डीएनए से बना होता है। क्लियर के, तो मैंने ये भी कहा था आपसे कि एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस, कुछ वायरस को छोड़ दीजिए तो सभी जीवों का, सभी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अब जब हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने जो है मटर के पौधों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, ही परफॉर्म सेवरल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन दी पी प्लांट। इन्होंने मटर के पौधे पर कई सारे संकरण प्रयोग किए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, अनुवांशिक को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि अगली पीढ़ी में कैरेक्टर कैसे आते हैं। कि मेंडल जानना चाह रहे थे कि कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैसे होता है। मेंडल ने बताया कि कुछ कारक होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं। देखिए, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया, मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया। कुछ फैक्टर होते हैं जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लेकर जाते हैं। ठीक है, क्लियर। और जिस जीव के पास जिस तरह के फैक्टर होते हैं वो वैसा ही अपने आप को वैसा ही दिखाई पड़ता है, वैसा ही उसका एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है ना। तो मेंडल के समय तक ये जानकारी थी नहीं कि ये फैक्टर होते क्या है। इतना जरूर था कि ये मालूम चल चुका था कि भाई अनुवांशिकी एक सच है, कि ये मालूम चल चुका था कि कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में एक पैटर्न देखने मिलता है, ये भी मालूम चल चुका था। ये भी मालूम चल चुका था कि इस कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में जो है गैमीट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये भी मालूम चल चुका था। लेकिन अभी तक वो केमिकल कौन सा है जो इस कैरेक्टर को आगे भेजता है, ये मालूम नहीं चल पाया। क्लियर। और सोचिए
यानी मेंडल ने 1856 से अपने एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने 1863-64 तक एक्सपेरिमेंट करते रहे अपने वर्ड के, ठीक। तो मेंडल जो है, मेंडल ने जब मेंडल अपने प्रयोग कर रहे थे उसी समय पर तकरीबन उसी टाइम पीरियड के आसपास जो है फ्रेडरिक मिशर ने जो है वो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। फ्रेडरिक मिशर को भी नहीं मालूम था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस काम का है के उनको इतना पता था कि उन्होंने पस सेल, एक WBC सेल जो एक इंफेक्शन में डेड हो चुकी थी, एक पस सेल के न्यूक्लियाई, पस सेल के न्यूक्लियस से उन्होंने जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस को निकाला और उसको उन्होंने न्यूक्लिन कहा। क्या कहा उसको उन्होंने? न्यूक्लिन कहा, क्योंकि न्यूक्लियस से निकला था तो न्यूक्लिन कहा उसको उन्होंने, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के, और ये सब्सटेंस जो था वो एसिटिक नेचर का था, तो बाद में चूंकि न्यूक्लियस से निकाला गया था, एसिटिक नेचर का था, तो न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया इसका, ठीक है। DNA is an acidic substance present in the nucleus, was first identified by Friedrich Mischer in 1869 के, he named it as nuclein के, ठीक है। बाद में आल्टमान ने इसको न्यूक्लिक एसिड कहा, आल्टमान ने बाद में इसको न्यूक्लिक एसिड काट के, तो याद रखिएगा। यानी न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी कैसे हुई के, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड बिल्कुल क्लियर रखिए दिमाग में। फ्रेडरिक मिशर जो है 1869 उन्होंने जो है इसको न्यूक्लिन कहा, ठीक है। कैसे निकाला इन्होंने इसको? इन्होंने इसको निकाला था न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स के, इन्होंने इसको निकाला था न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स के, ठीक है। मवाद कोशिका या पस सेल के, पस सेल क्या होती है बेटा? जब WBC इन्फेक्शन पर अटैक करते हैं, यहाँ इन्फेक्शन तो पे और मर जाते हैं तो वो पस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ DNA रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के। अब सोचिए क्या था, क्या बोल रहा है आपसे? वो कह रहा है कि जब फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने आइसोलेट किया, न्यूक्लियस से उन्होंने जो है वो एसिडिक सब्सटेंस को निकाला, इसको न्यूक्लिन कहा, उस समय तक जो है कोई बड़ी एडवांस टेक्निक अवेलेबल नहीं थी कि हम पूरा का पूरा DNA बाहर निकाल के उसकी स्टडी कर पाते थे। तो DNA के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला, बस इतना मालूम चला कि जो सेल्स होती है उनके पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में से जो सब्सटेंस निकलता है वो एसिडिक नेचर का होता है और डिफरेंट टाइप का होता है, तो उसको उन्होंने न्यूक्लिन कह दिया। ऐसा सब्सटेंस जो न्यूक्लियस में ही मिलता है, न्यूक्लियस से ही निकलता है, उसको न्यूक्लिन कहा गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं मिल पाई, ठीक है। ये बात की थी फ्रेडरिक मिशर ने के, तो फ्रेडरिक मिशर ने जो है वो न्यूक्लिक एसिड को उन्होंने जो है वो निकाल लिया के, लेकिन अब फ्रेडरिक मिशर इसका इंपॉर्टेंस नहीं बता पाए, फ्रेडरिक मिशर इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बता पाए, क्लियर, ठीक है। बाद में 1893 एक साइंटिस्ट थे अल्बर्ट कोशल के, इन्होंने जो है वो बताया कि न्यूक्लिक एसिड, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लिक एसिड की स्टडी करके, तो कोशल ने जो है वो एल्ब्रेस्ट कोशल बोलते हैं इनको, तो एल्ब्रेस्ट कोशल ने जो है वो न्यूक्लिक एसिड से में को का स्टडी किया और बताया कि इसके पास हमको नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस देखने मिलते हैं के, मतलब इन्होंने कहा कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है वो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्यूरिन और पायरिमिडिन दो प्रकार के होते हैं, एड्रीन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं, साइटोसिन और थायमिन जो है पायरिमिडिन होते हैं के। तो मतलब ये कि न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ये किसने बतलाया? ये कोशल ने बतलाया, क्लियर। चलिए 1910 के एल्ब्रेस्ट कोशल जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ठीक है। कभी कभी बेटा सिटीजनशिप पूछ लेते हैं। इन रिकॉग्निशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन, इनको नोबेल प्राइज, इनको ये नोबेल प्राइज 1910 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया के, इनको ये 1910 में इनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है बेटा, है ना। तो क्यों मिला इनको? इन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर नॉलेज of cell chemistry made through his work on protein including the nucleic substances के, बेसिकली सबसे बड़ी रिसर्च साइंटिस्ट के लिए था कि न्यूक्लिन का नेचर, अभी क्या कर रहे थे वैज्ञानिक इस समय, साइंटिस्ट समय न्यूक्लिक एसिड का नेचर समझने की कोशिश कर रहे थे। चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, आज तो हम सब कुछ जानते पढ़ लेते हैं कि हम बिल्कुल 1910 में पहुंच गए, हम 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में, 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में प्रेजेंट के, वहां पर कोई बड़ी जानकारी हमारे पास में हमारे हाथ में नहीं थी, ठीक। तो 1910 में कोशल को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि उन्होंने बताया था न्यूक्लिक सब्सटेंसेस के बारे में, नाइट्रोजन बेस उसके अंदर होते हैं, प्यूरिन पायरिमिडिन होते हैं, उनके बारे में उन्होंने बतलाया, ठीक है, ठीक है। फिर देन हम बात करते हैं साइंटिस्ट वॉटसन एंड क्रिक के, वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है।
क्यों फेमस है बताइए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वाटसन और क्रिक इसलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने जो है वो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया, इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया। आपको पता है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल कब दिया गया था? 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया गया था और इसलिए 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। क्लियर? ठीक है, जब ये काफी यंग थे वाटसन एंड क्रिक, तब उन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया। और इसके बारे में हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 1953 में डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया। 1962 में इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि वाटसन, क्रिक एंड विल्किंस को नोबेल प्राइज दिया गया। क्या क्लियर? उसमें फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज में शामिल नहीं किया गया था। जबकि जो डीएनए था, डीएनए का जो हेलिकल नेचर होता है, डीएनए की जो हेलिकल प्रकृति होती है, डीएनए एक हेलिक्स के नेचर का होता है, ये रोजलिन फ्रैंकलिन ने बताया था। किसने बताया था? ये रोजलिन फ्रैंकलिन ने बताया था। क्लियर? ठीक है, फिर विल्किंस, स्टॉक एंड विल्सन के, विल्सन, स्टॉक एंड विल्किंस बोले हम के, तो हमने कहा कि विल्सन, स्टॉक और विल्किंस ने डीएनए के इंट्रामॉलिक्यूलर डिटेल्स को दिया था। और डीएनए के इंट्रामॉलिक्यूलर डिटेल को देने के लिए उन्होंने किस टेक्निक का यूज किया था? उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक का यूज किया था। सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तीसरी बार बोल रहा हूं कि पहली बार मैंने सेल्स के टूल्स एंड टेक्निक में बताया था, दूसरी बार मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताया था, तीसरी बार मैं आपको अब बतला रहा हूं, भूलना नहीं बेटा। क्लियर? तो 1953 में वाटसन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक बेस्ड ऑन दी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा मिला उसके आधार पर, और ये डेटा किसने दिया था? ये विल्किंस जो है और फ्रैंकलिन के। याद रखिए एक्चुअली में डेटा देने वाले थे विल्किंस, स्टॉक एंड विल्सन ने डीएनए के इंट्रामॉलिक्यूलर डिटेल को दिया था उन्होंने, और डीएनए हेलिकल नेचर का होता है ये फ्रैंकलिन ने बताया, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने बताया था। याद रखना ये दोनों भी सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि विल्किंस, ठीक है, स्टॉक एंड विल्सन, ठीक है, इन्होंने डीएनए के इंट्रामॉलिक्यूलर डिटेल को बताया। ठीक है, जबकि फ्रैंकलिन ने क्या बताया? रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए के हेलिकल नेचर को बताया। और इसके आधार पर, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर जो है वाटसन और क्रिक ने उस पहेली को सॉल्व कर डाला कि डीएनए कैसा होता होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता होगा, वो बताया। ठीक है, क्लियर? और इसके लिए इनको 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला। क्लियर? अब यहां पर one of the hallmark of their proposition was best pairing between the two strands of the polynucleotide chain। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एसर्शन और रीजन के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग में रखिए। मैं आपको इस चैप्टर में कई बार एसर्शन रीजन के टेस्ट आपके लूंगा, कई बार मैं एसर्शन रीजन के आपको जो है डीपीपी भी दूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर से सबसे अधिक संख्या में एसर्शन रीजन पूछे जाते हैं। एम्स की बात कर रहा हूं, नीट में नहीं आते, एम्स में आते हैं बेटा। ठीक है ना, क्लियर? अब देखो वाटसन और क्रिक जो है उनके पास डिटेल्स थे, उनके पास जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो था उससे उनके पास डिटेल आ चुके थे कि रोजलिंड फ्रैंकलिन बता चुकी थी कि डीएनए हेलिकल होता है, लेकिन तब भी वो मॉडल में बड़े दिनों तक वो अपना दिमाग लगाते रहे, माथापच्ची करते रहे, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे डीएनए को खड़ा करें, कैसे ये सब कुछ सारे मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन कैसे होता होगा। लेकिन बाद में चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने इनकी पहेली को सॉल्व कर दिया। 1949 की बात के 1949 के चारगाफ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बतला दी। चारगाफ ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हम जब डीएनए की स्टडी करते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए की हम स्टडी करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? हमको हमेशा एडेनिन के बराबर जो है वो थाइमिन मिलता है और हमेशा ग्वानिन के बराबर साइटोसिन मिलता है। मतलब किसी भी दिए गए डबल स्ट्रैंड डीएनए में हमेशा अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन। और यही से आइडिया दिमाग में आ गया कि यार ये बराबर बराबर क्यों है? ये बराबर इसलिए है कि जोड़ा बनता होगा, दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड में जोड़ा बनता होगा। बस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके आधार पर डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को बनाने में आसानी हुई। क्योंकि यदि चारगाफ ये नहीं बता पाते ना तो वाटसन और क्रिक उलझे रहते उनके। आप सोचिए ना 1949 में जब चारगाफ ने बताया, उसके बाद जो है वो डीएनए का मॉडल जो है वो कब दिया गया? देखो हमने आपको बताया, देखिए ईयर देखिए 1953 के, तब उस पहेली को सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, क्लियर? तो क्या लिखा देखते हैं हम। However, this proposition was also based on the observation of
इरविन चारगाफ that for a double stranded DNA the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equal to 1 के, एंड जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा के, तो मतलब ये बताया था इरविन चारगाफ ने के, और इसी प्रोपोजिशन के आधार पर जो है बेस्ट पेयरिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया कि एडेनिन का पेयरिंग थाइमिन से होता है और ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन से होता है। सोचिए, ये एक अकेले आदमी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती, कई सारे वैज्ञानिक जो है वो अपनी अपनी खोज में लगे थे और उसको समग्र रूप दिया, उसको इंटीग्रेट किया वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। The best pairing confer a very unique property of the polynucleotide chain। देखिए अभी मतलब एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन से हो रही है, ग्वानिन की पेयरिंग जो है वो साइटोसिन से हो रही है। एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये बॉन्ड किस किस के बीच में होते हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया गया है आपको, है ना बेटा, ठीक है। चलिए अब दे आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैंने आपसे कहा कि एक डीएनए स्ट्रैंड जो होता है उसका सामने वाला डीएनए स्ट्रैंड उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यदि यहाँ एडेनिन है तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ थाइमिन है तो सामने ये एडेनिन होगा, ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन होगा, साइटोसिन है तो सामने जो है वो क्या होगा बेटा, ग्वानिन होगा के। मतलब जो है रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग की बात करें हम के, रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग जो है वो बताता है आपको कि डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है दूसरे स्ट्रैंड के सीक्वेंस को फॉलो करता है रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग के अकॉर्डिंग, तो उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक डीएनए स्ट्रैंड, मैंने आपसे कहा कि एक डीएनए स्ट्रैंड है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस पे है थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन, ठीक है ना। इसके सामने वाले डीएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन, होगा कि नहीं होगा, देखिए ऐसे पढ़ लीजिए, ऐसे पढ़ लीजिए, है ना। तो जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग को फॉलो करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं और इनको भूलना नहीं है, क्लियर, ठीक है। चलिए, और बिल्कुल मैं बोल रहा हूं आपसे वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी के अंदर इतनी कहानी छिपी हुई है कि इसको यदि हम एक्सप्लोर करेंगे ना तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर कई सारे स्टूडेंट की कमजोरी होता है और इसको हमें अपनी ताकत बनाना है के। ये चैप्टर से कोई कमांडो कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा के, क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं के। तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि जो बेस्ट पेयरिंग होता है बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का के, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। देयरफॉर इफ सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नोन, द सीक्वेंस ऑफ अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड के। यदि मैं आपसे कहता हूं कि एक हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है, उसका सीक्वेंस है ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन के, और मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा इसके सामने जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड, इसके सामने जो दूसरा डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा। आप झट से बोल दोगे अरे सर ग्वानिन के सामने साइटोसिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन आएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आएगा, एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, और ग्वानिन के सामने फिर साइटोसिन आएगा के। मतलब आप समझ गए ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन से, साइटोसिन की ग्वानिन से, थाइमिन की एडेनिन से, एडेनिन की थाइमिन से, साइटोसिन की ग्वानिन से, साइटोसिन की ग्वानिन से, ग्वानिन की साइटोसिन से। तो मतलब यदि एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको मालूम है तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस आप पता कर सकते हैं, क्लियर। रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, ठीक है। Also, if from each strand of a DNA, let us call the parental DNA, act as a template for the synthesis of new strand, the two double-stranded DNA, let us call them the daughter DNA, thus produce would be identical to the parental DNA molecule। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहता है आपसे क्या, यदि हमारे पास में एक डीएनए के, हमारे पास में डीएनए का एक स्ट्रैंड है कि जिसको हमने क्या बोला पेरेंटल डीएनए कहा के, और याद रखिए अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि व्हाई डीएनए मॉलिक्यूल इज हैविंग डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल में डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्या होता है और जो है एक दूसरे की स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होती है, क्योंकि बेटा डीएनए मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिप्रोड्यूस करता है, जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और डीएनए का रेप्लिकेट करना ही रिप्रोडक्शन की पहली सीढ़ी के समान है उठके। यानी डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा तो सेल डिवाइड नहीं कर सकती है, सेल जो है अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती है इसके, तो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। और डीएनए में क्या होता है, मैंने आपसे कहा डीएनए में क्या होता है, मान लो मैंने आपसे कहा कि ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है इसके, डीएनए को अपने आप को डुप्लीकेट करना है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग आते हैं इसके, क्लियर। इनके सामने क्या होता है, इनके सामने फिर जैसे ये एक टेम्पलेट एक सांचे के समान ये काम करेगा, एक सांचे के समान ये काम करेगा के। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को हमने अलग अलग कलर के, एक स्ट्रैंड मान लो लिखा था पे ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन के सामने था साइटोसिन
ग्वानिन थाइमिन ऐसा लिखा था। ठीक है, तो पहला स्ट्रैंड क्या हो गया हमारा, ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन वाला अलग कर लिया हमने। दूसरा स्ट्रैंड जो था, ठीक है, दूसरा स्ट्रैंड जो था वो क्या था, वो था साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन, उसको भी अलग कर लिया। मतलब दोनों स्ट्रैंड हमने अलग अलग कर लिए। अब इसके सामने नया स्ट्रैंड बन रहा है, इसको देख करके साइटोसिन ग्वानिन थाइमिन, ग्वानिन साइटोसिन एडेनिन के। अब देखिए डीएनए को के, देखिए ये पेरेंटल डीएनए, देखिए गौर से देखा आपने, इसके समान ये डीएनए इसके समान बना या नहीं बना, बिल्कुल समान बन गया। ये वाला डीएनए इसके समान बना या नहीं बना, बिल्कुल समान बन गया बेटा, है ना, देखो एकदम समान बन गया उसके, बना ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ने जो डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होते हैं, दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेशन के दौरान टेम्पलेट के समान, सांचे के समान व्यवहार करते हैं और इसलिए आइडेंटिकल डीएनए बनता है। तो जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना, तब इसको थोड़ा डिटेल में और देखेंगे। अभी हम इतना समझ गए हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आप अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग होने के बाद हर स्ट्रैंड एक सांचे के समान, टेम्पलेट के समान व्यवहार करेगा। उसके ऊपर जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और पेरेंटल डीएनए में तो वैसी था अरेंजमेंट, तो बिल्कुल पेरेंटल डीएनए के समान डीएनए बन जाएंगे, है ना बेटा। और यही तो वंशागति, इनहेरिटेंस, अगली पीढ़ी में करैक्टर जाने का आधार तो यही है कि क्लियर। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। के मतलब ऐसा हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो डीएनए जाएगा वो ऐसा जा सकता है। ओके क्लियर। तो एक काम करता हूं, मैं आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, और कोई भी चीज छोटी से छोटी बात जो है वो ऐसी साफ साफ रहना चाहिए, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कि मैंने आपसे कहा ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है ना, ग्वानिन एडेनिन, ग्वानिन एडेनिन, ठीक है। सामने इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या हो जाएगा बेटा, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, ठीक है। अब इसके स्ट्रैंड को हमने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड को हमने अलग अलग कर लिया, अलग अलग किया, ग्वानिन एडेनिन, ग्वानिन एडेनिन अलग कर लिया हमने, ठीक है। सामने वाली को भी अलग कर दिया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री को भी हमने अलग कर लिया, ग्वानिन, ये क्या गलत कर दिया मैंने इसको, यहां पे मुझे साइटोसिन लिखना था, साइटोसिन के, साइटोसिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, है ना बेटा। ग्वानिन की पेयरिंग साइटोसिन से होगी और साइटोसिन की ग्वानिन से होगी, ठीक। हमने दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग कर लिया के, ये क्या है बेटा, दोनों स्ट्रैंड को हमने अलग अलग कर लिया के, दोनों ये एक सांचा बन गया, ये दूसरा सांचा बन गया, दोनों टेम्पलेट के समान व्यवहार कर रहे हैं। अब इसके ऊपर, जब इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा बेटा, इसके ऊपर नया डीएनए बनेगा, कैसा बना, ये इसके ऊपर नया डीएनए बना, इसको देखकर ये नया डीएनए इसके ऊपर बना, रूल ऑफ बेस्ट पेयरिंग को फॉलो करेगा। सामने क्या होगा, ग्वानिन एडेनिन, ग्वानिन एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन। अब देखिए दोनों ने, ये देखिए आप पेरेंटल डीएनए को देखिए और ये दोनों डीएनए नंबर 1 और डीएनए नंबर 2 को देखिए, दोनों पेरेंटल डीएनए के समान है या नहीं है, बिल्कुल समान है। और यही डीएनए के स्ट्रक्चर का जेनेटिक इंप्लांट है। जेनेटिक स्ट्रक्चर, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो जेनेटिक्स कैसे काम करता होगा, कैसे सेम कैरेक्टर अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, इसको वो एक्सप्रेस करता है, बतलाता है। तो एनसीईआरटी की लास्ट इस एक लाइन में ये वाली कहानी छिपी हुई थी, देखा हमने, ठीक है, क्लियर। The proposition of double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary। के ये जो जानकारी मिली ना हमें कि डीएनए मॉलिक्यूल डबल हेलिक्स होता है, डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर डीएनए मॉलिक्यूल जब अपने आप को रेप्लिकेट करता है तो वो सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब भी नया डीएनए बनेगा उसके पास एक पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड होगा और एक उसके ऊपर नया बनेगा। पेरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड सांचे के समान व्यवहार करेगा, टेम्पलेट के समान व्यवहार करेगा, इसलिए पेरेंटल डीएनए के समान नया डीएनए बन जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च था ये, जिसने डीएनए के अनुवांशिक मेटल होने के बारे में हमें जानकारी दी, बताया कि ठीक। बाद में जो है फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो बताया कि उनसे पूछा गया, लोगों ने पूछा उनसे, वैज्ञानिकों ने, कि क्रिक भाई तुम ये बताओ कि डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है। तो क्रिक ने कहा भाई देखो ऐसा है, डीएनए मॉलिक्यूल तो बॉस मॉलिक्यूल है और बॉस मॉलिक्यूल के एक्सप्रेस करने का अपना तरीका है, वो एक केंद्रीय पाथ या सेंट्रल डोगमा को फॉलो करता है। उसे हिंदी में केंद्रीय पाथ बोलते हैं, केंद्रीय मार्ग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलता है कि डीएनए
मॉलिक्यूल जो होता है उससे सूचनाओं का प्रवाह होता है डीएनए से आरएनए की और आरएनए से प्रोटीन की ओर के। चलिए एक काम करते हैं, हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को ठीक से हम ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं इसको हम, ठीक है। मैंने आपसे कहा डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये सबसे पहले तो ये एक काम करता है, ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, इस चीज को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन कहते हैं, इसको हम रेप्लिकेशन, यानी डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। मतलब डीएनए सांचे के रूप में काम करता है और अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं के। और इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी बोलेंगे इसको बेटा, है ना। ये खुद को बना रहा है इसलिए ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्या करता है, सांचे के समान व्यवहार करता है और डीएनए मॉलिक्यूल के टेम्पलेट बनता है एमआरएनए, आरएनए मॉलिक्यूल बनता है या एमआरएनए मॉलिक्यूल, हम जनरली आरएनए भी बोल सकते हैं और कॉमनली एमआरएनए बनता है। तो हमने क्या देखा, हमने कहा डीएनए के सांचे पर आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने बोल दिया है ट्रांसक्रिप्शन, इसे हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन कहा है, इसको हमने अनुलेखन कहा है, इसको हमने क्या बोला, उसको हमने अनुलेखन बोला के। ट्रांसक्रिप्शन कहा है इसको हमने के। फिर एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा और वहां जाकर वो प्रोटीन का निर्माण करेगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम के। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन के। एक था ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा था ट्रांसलेशन के। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए के टेम्पलेट पर एमआरएनए का बनना या आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, राइबोसोम पे काम करेगा और वो प्रोटीन को बनाएगा के। तो ये हो गया है पूरा का पूरा कि कैसे डीएनए का क्या डीएनए रोल प्ले करता है। और ये जो जब डीएनए यहां पर एमआरएनए को बना रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी हो गए। ये सब एग्जाम में पूछा गया ये हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी हो गया के। तो डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, ऑटो कैटालिटिक एक्टिविटी है। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, हेटेरो कैटालिटिक एक्टिविटी है। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। तो एक डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एक डीएनए या जीन अपने आप को बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है वो एक्सप्रेस करता है। क्लियर। और डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यही तो सेंट्रल डोग्मा के। देखिए ये आपका एनसीईआरटी में जो सेंट्रल डोग्मा दे रखा है उसको हमने बताया के, मतलब डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। और दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रपोज्ड बाय क्रिक। किसने दिया था इसको देने वाले साइंटिस्ट थे क्रिक। क्लियर। अब कुछ वायरस जैसे कि एचआईवी की बात करें हम, के ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की बात करें के, कुछ वायरस में एक क्षमता होती है कि वे एमआरएनए से वो आरएनए के टेम्पलेट पे वो डीएनए को बना सकते हैं के। यानी कुछ वायरस में क्षमता होती है कि वो आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए को बना सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। और इसको टैमिन ने बताया था, इसलिए इसको हम टैमिनिज्म भी कहते हैं। इसको टैमिन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसको हम टैमिनिज्म भी कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एमआरएनए के टेम्पलेट पर या आरएनए के टेम्पलेट पर डीएनए का बनना है, जो हमें केवल कुछ वायरस में देखने मिलता है। क्लियर। तो देखिए ना, अब हमने बिल्कुल मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा बनाया हमने कि डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन है, डीएनए से एमआरएनए आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। कभी कभी आरएनए के टेम्पलेट से डीएनए भी बनता है, हमने स्टार लगा दिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है के, जो केवल कुछ वायरस में हमको देखने मिलता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे ना, तब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में भी देखेंगे के। फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन है। क्लियर। चलिए, अब ये तो बात हमको समझ में आई के। अब एक चीज और बड़ी है, एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि इसके बाद वो थोड़ा सा जो है उन्होंने Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. कहानी में थोड़ा ट्विस्ट मारा उन्होंने के।
है ना। अब क्या किया उन्होंने बात की भी, देखो ऐसा है, तुम ये बात तो समझ चुके हो, ये बात तो आप अच्छे से समझ चुके हो कि डीएनए मॉलिक्यूल सेल के अंदर होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। लेकिन यदि सेल के डीएनए मॉलिक्यूल को हम देखें तो सेल के डीएनए मॉलिक्यूल की जो लेंथ होती है वो इतनी अधिक होती है जो सेल से कई गुना, कई सौ गुना अधिक होती है। मतलब यदि सेल का जो डीएनए मॉलिक्यूल उसको हम स्पेशल पैकिंग में ना रखें ना तो रख नहीं पाएंगे उसको हमके, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आपके घर में आप कभी पतंग उड़ाया आपने के? अरे गुजरात के लोग तो बड़ा पतंग उड़ाते हैं के, तो पंजाब में बड़ा शौक है लोगों को पतंग उड़ाने करके, तो पतंग उड़ाते हैं तो पतंग का जो धागा होता है वो घिरनी पर लपेट के रखते हैं हम लोग, है ना। ऐसी घिरनी होती है, रोल पे लपेट कर रखते हैं, है ना, ठीक है। धागा कितना लंबा होता है, और यदि आप अच्छे पतंगबाज हैं, अच्छा पतंग उड़ाना जानते हैं तो आपका धागा बहुत लंबा होता है कि आप पतंग जब इतनी छोटी दिखती है ऊपर जाके उतना ऊपर तक पतंग आप उड़ा सकते हैं, है ना, ठीक है। तो आपका जो धागा है वो खूब लंबा धागा है। उस लंबे धागे को यदि आपके घर में रखा गया है तो क्या धागा पूरे घर में फैला के रखेंगे आप? मतलब धागे को पूरे घर में यहां से वहां से उस कमरे से इस कमरे, तो पापा बोलेंगे अरे पैरों में आ रहा धागा ये के, किसी का पैर कट जाएगा, मांझा है ये, मामूली धागा नहीं के। पापा डांटेंगे, धागा फैला के कल से दिलाऊंगा नहीं अगली बार से तुमको, ठीक है। तो धागा क्या करते हैं हम उसको बकायदा घिरनी में लपेट कर रखते हैं। चलो ये वाली बात भी क्यों है। और यदि आप देखें तो वास्तव में आपके पास यदि वो घिरनी ना होती तो उस धागे को लपेट कर रखने में आपको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि आपने उस घिरनी पर धागे को लपेटा और आपने आपके घर की तुलना में, आपके कमरे की तुलना में, आपके घर की तुलना में वो धागा कई गुना लंबा है, लेकिन घिरनी पर लपेट के आप घर में रखे हुए हैं। अरे चलो पतंग नहीं उड़ाते, घर में देखा मम्मी के पास जो है वो हमेशा हर घर में मम्मियां सबसे अधिक जिम्मेदार व्यक्ति होती है, ठीक है। वो उनके पास में आपको जो है वो सुई धागा मिलेगा, वो छोटी सी गिट्टी या रोल मिलेगा आपको, इसमें कि जो है बहुत सारा जो है वो सफेद रंग का धागा होता है। कभी कोई बटन टूट गया, कुछ हुआ तो फटाफट बटन को टाक दिया उन्होंने, ठीक है। हर घर की कहानी है, सब जानते हैं, है ना। तो वो जो गिट्टी है उसके पास जो धागा है, जो उसका रोल, उसमें जो थ्रेड है, वो थ्रेड कितना लंबा है? वो थ्रेड भी काफी लंबा है, आपके घर से लंबा है। यदि आप उसको बिछाना शुरू कर दें थ्रेड को, आप है कि नहीं लंबा? बिल्कुल है लंबा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सेल जो होती है, सेल के अंदर जो डीएनए है वो भी थ्रेड के समान है। उसको सेल के अंदर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? घिरनी पर लपेटना पड़ेगा। वो घिरनी क्या है? वही घिरनी है तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल है, वही तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ा। और ये कहां पढ़ा हमने? ये हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ सब पढ़ लिया था वहां हमने, ठीक है। आधा बायोलॉजी वहां कंप्लीट कर चुके थे हम के। तो मैंने क्या बोला आपसे कि मैंने आपसे कहा कि डीएनए इतना लंबा है, उसको हमें मैमेलियन सेल के अंदर एकोमोडेट करना है, किसी सेल के अंदर एकोमोडेट करना है तो उसको प्रॉपर्ली फोल्ड करके रखना होगा हमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये हिस्सा मैं यहां क्यों ले रहा हूं कि यदि मैं इसको छोड़ दूंगा कि भाई हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल वहां देख चुके थे ऑलरेडी, तो क्या होगा कि हमको लगेगा चैप्टर कहीं कहीं छोड़ दिया हमने। तो हम हर पॉइंट को, हर लाइन को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Taken the distance between the two consecutive base pair is 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि डीएनए में दो बेस पेयर है, एक बेस पेयर ये है और अगला बेस पेयर ये, ठीक है ना। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन मान लो के, तो दो बेस डीएनए में दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नैनोमीटर में लोगे तो क्या हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो जनरली मैं एंगस्ट्रॉम यूज करता हूं, कई बुक्स में एंगस्ट्रॉम में ही क्वेश्चन आता है कि कुछ बुक्स में नैनोमीटर में लिखा होता है। तो अभी हमने कहा आपसे कि जो दो बेस पेयर होते हैं उनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसी एंगस्ट्रॉम को हम क्या बोलते हैं? ये इक्विवेलेंट टू दी ये 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। क्लियर? If the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated, के यदि एक टिपिकल मैमेलियन सेल या ह्यूमन सेल में यदि हम लेंथ ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो क्या करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे बेटा? यानी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको से हम दो बेस पेयर के बीच के डिफरेंस के, यानी टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, तो टोटल डीएनए की लंबाई निकल के आ जाएगी के। और वो कितनी लंबाई आएगी? वो आएगी 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ठीक है ना। ये संख्या, ये तो बेस पेयर की संख्या है, और ये है, ये क्या है बेटा? ये दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस के। मैं टोटल एक मैमेलियन सेल में, ह्यूमन सेल में जब टोटल देखें, एक सेल के अंदर सेल डिप्लॉयड होती है, उसके अंदर हम देखें तो एक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल के अंदर देखें तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर जो है वो
डीएनए के अंदर हमको इतने बेस पेयर देखने मिलते हैं। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? वो होती है 0.34 नैनोमीटर होती है। मल्टीप्लाई कर दिया हमने और उसको पूरे आंकड़े को हमने जब मीटर में कन्वर्ट किया तो हमें मालूम चला कि एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए, एक सेल के अंदर। और आदमी की लंबाई कितनी है? 1. अप्रोक्सीमेटली 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 10 इंच, हमने कहा 1.5 से लेके 1.67 मीटर ने। एक पूरे इंसान की लंबाई 1 से लेके जो है वो कितनी है? 1.5 से 1.67 या 1.68 मीटर के आसपास एक सामान्य व्यक्ति की लंबाई है। उसकी एक सेल में, और एक सामान्य व्यक्ति में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। हर सेल्स के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए है। आप सोचिए इतना सब जो जोड़ लोगे ना तो चांद तक जाओगे, चांद को लपेट कर भी डीएनए नीचे ले आओगे। ठीक है, इतना लंबा डीएनए है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए अच्छे से कि 2.2 मीटर जो है वो एक सेल के अंदर डीएनए की टोटल लंबाई है ये, और ट्रिलियंस ऑफ सेल बॉडी में प्रेजेंटेड के। इसका मतलब ये, और एक टिपिकल न्यूक्लियस, यदि आप टिपिकल न्यूक्लियस को देखेंगे तो वो तकरीबन उसका साइज माइक्रोमीटर में होता है। किसमें होता है? बहुत छोटा साइज होता है, माइक्रोमीटर में होता है। अब एक छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए कैसे रहता होगा? तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। ठीक है, तो मतलब पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये कि हाउ इज सच ए लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन ए सेल। तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर मिलता है हमको कहां पर? न्यूक्लियोसोमल मॉडल में मिलता है हमको। ठीक है, कैसे प्रोटीन है? सिंपल सी बात है कि प्रोटीन जो होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो घिरनी के समान काम करते हैं और वो रोलर के समान काम करते हैं, जिस पर कि हम पूरे डीएनए को लपेट कर या उसको हम कंडेंस कर रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि हमें जो है बाकायदा क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ये सब हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक में भी प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हालांकि वो प्रोटीन क्रोमोसोम में एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको, लेकिन तब भी देयर आर बेसिक प्रोटीन जो प्रोकैरियोटिक के अंदर भी जो है डीएनए से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना हम समझ गए कि ये लॉन्ग पॉलीमर कैसे सेल के अंदर रहेगा। इस पर हम आगे बात करेंगे। अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन सामने है, और दिस इज दी वन ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन नीट 2020। ठीक है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, और सॉल्व करना हमको आना चाहिए इसको। If the length of Escherichia coli DNA is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pair in Escherichia coli? चलो करते हैं कोशिश। ठीक है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर का मतलब कितना होता है? 10⁻³ मीटर। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा फंडा, एकदम सरल बता रहा हूं। ठीक है, अब यदि मैं देखो, मेरे को तो एंगस्ट्रॉम से बड़ा प्रेम है मुझे। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, मिलीमीटर को मैं एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, 1 मिलीमीटर को मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया, 1 मिलीमीटर को मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है बेटा? 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻⁻, यानी 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, तो हमको इस -3 को -10 में कन्वर्ट करना है, तो मतलब हमें 1 के बाद 7 जीरो लगाने पड़ेंगे, तब तो जाके वो बनेगा ना। समझ गए? यानी 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है, उठ के, और 1 मिलीमीटर -3 है, तो -10 और -3 में क्या हुआ? हमने कहा 7 जीरो लगाएंगे, तब जाके वो -10 के इक्विवेलेंट पहुंचेगा उठ के। तो हमने क्या कहा? हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7, सही लगाया ना मिनट के, है ना? ठीक है, हाँ 7 के, और ये हो गया एंगस्ट्रॉम। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एंगस्ट्रॉम का मतलब ही -10 है, 10⁻⁻10 के, और -10 और 7 जीरो आप लगाएंगे तो वो -3 हो जाएगा। तो मतलब 1 मिलीमीटर इतना एंगस्ट्रॉम के बराबर है। अब कितना है मिल रहे हैं इसको? मतलब 1 करोड़ एंगस्ट्रॉम के बराबर हो गया वो। कितना हो गया? 1 करोड़ एंगस्ट्रॉम के बराबर हो गया वो। ठीक है, अब 1.36 मिलीमीटर की बात करें हम। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देखो भैया, हमको जैसा मैथमेटिक्स आता है ना, हम वैसे ही बताएंगे। ठीक है, आप स्मार्ट हो, आप और जल्दी जल्दी कर सकते हो उसको। मैं थोड़ा सा जो है वो बुद्धू आदमी है, तो मैं थोड़ा जो है वो उसको धीमे धीमे करूंगा। ठीक है, बिल्कुल, मतलब लेकिन मैं जो करता हूं, मतलब मुझे पता है कि ये चीजें बिल्कुल जो है इतनी कॉम्प्लिकेट नहीं होती, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ते। इसको हमने कन्वर्ट करे 1 था तो 1.36 में कर दिया, मतलब यहाँ पे आ गया 1.36 आ गया ये एज इट इज के, और फिर हमने ये 5 जीरो बाद के लगा दिए, है ना? बिल्कुल, मतलब 1 करोड़ 36 लाख, हाँ बिल्कुल 1 करोड़ 36 लाख
एंगस्ट्रॉम हो गया 1.36 मिलीमीटर के। इसके बाद हमारा फेवरेट चूंकि किंतु परंतु, क्या चूंकि किंतु परंतु मतलब यह है कि भैया हमें मालूम है 34 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10 बेस पेयर, है ना। एक एंगस्ट्रॉम में होगा 10/34 बेस पेयर, ठीक है। फिर आ जाओ भैया 1,36,00,000, इसमें होंगे 10 इंटू 1,36,00,000 ऑब्लिक 34, ठीक है। अब 34 से यदि हम इसको 136 को हम डिवाइड करें तो देखो अपना 3 इंटू 4 12 आ गया, 4 इंटू 4 16 आ गया, 12 और 120, हाँ आ गया ना, 4 टाइम सीधा डिवाइड हो रहा है ना। ऐसा नहीं है, इतना खराब मैथमेटिक्स नहीं है हमारा, ठीक है ना। बहुत दिन से काम नहीं किया लेकिन हाँ है, तब भी हम कर लेते हैं, ठीक। तो कितना हो गया ये, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5, ओके, ठीक है। अब कितना है टोटल, कितना है ये, हमने कहा आपको 4 टाइम ये डिवाइड किया यहाँ पे, मतलब 10 इंटू, ठीक है 4 लाख है ना, मतलब कितना आ गया ये टोटल आया यहाँ पे, टोटल कितना है ये, टोटल मैंने कहा आपसे टोटल कितना है ये, हमारा टोटल हमारा आ गया ये, अरे यार कहाँ गया ये, लोगों इतना बड़ा मैथमेटिक्स किया और ये गायब हो गया, टेक्नोलॉजी क्या नहीं, गायब नहीं हुआ, थैंक गॉड गायब नहीं के। तो अभी आप देखो इसमें कि ये 4 लाख इंटू 10 के, अब हम क्या काम, हमें मालूम चला, चलो ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसको हम अपने तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा तक कुल मिला के जो है ये आ गया 40 लाख के, 40 लाख बेस पर आ चुका है इसके, है ना। 4 इंटू 10 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ लिखा 4 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर, है ना। मैंने सॉल्व किया इसको, देख लीजिएगा आपके आंसर इसका यही आना चाहिए कि मैं भी फर्स्ट टाइम सॉल्व किया आपके सामने के, तो आंसर इसका यही आना चाहिए कि 4 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसको, हमने क्या आंसर निकालना चाहिए इसमें, है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इन प्रोकैरियोट्स सच एज एस्चेरिचिया कोलाई दो दे डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, हमें मालूम है प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है वेल डिफाइंड, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो हाईली कॉइल्ड स्टेज में होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसको हम जीनोफोर कहते हैं, है ना। या कई बार हम उसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं जो एक्चुअल क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है। और ये डीएनए सेल में स्कैटर्ड नहीं होता है, बल्कि ये डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। अब डीएनए पर नेगेटिव चार्ज कहां से आता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट आता है, ड्यू टू फॉस्फेट आता है, ठीक है। तो इस पर जो है वो कुछ प्रोटीन होते हैं और ये प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन होते हैं, ये इसको से जुड़े होते हैं और इसलिए ये डीएनए कंडेंस हो जाता है और ये बनाता है न्यूक्लियोइड बनाता है, ठीक है ना, ठीक है। और ये न्यूक्लियोइड में कई सारे हमको लूप या लार्ज लूप देखने मिलते हैं और प्रोटीन से जुड़े होते हैं। तो प्रोटीन्स हुए, पॉलीएमाइन्स हुए, बेसिक प्रोटीन हुए, ये इससे एसोसिएट होते हैं जो प्लस चार्ज के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। एंड दिस इज द एग्जैक्टली कि एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है वो किस प्रकार से एज कॉइल्ड होता है। तो हम देख रहे हैं कई सारे लूप उसमें हमको दिखाई पड़ते हैं और ये आप ग्रेन्यूल देख रहे हो ना, रेड आपको जो ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और आपको जो है येलो ग्रेन्यूल दिखाई पड़ रहा है, दे आर दी बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो उस डीएनए को लूप में कन्वर्ट करके रखे होते हैं, ठीक है। अब यूकैरियोटिक की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ याद आना चाहिए। मैंने न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपको अच्छे से पढ़ाया था, उसमें आप क्या, तो अभी हम रिकॉल करते हैं इसको। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और मैंने आपको बताया था हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कैसे होता है, H1 हिस्टोन होता है, H2 हिस्टोन होता है, H3 हिस्टोन होता है, H2A हिस्टोन होता है, H2B हिस्टोन होता है, H3 और H4 हिस्टोन होता है। तो मैंने कहा था 5 तरह के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के, क्या क्या होते हैं, H1 होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। और इन हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, दे आर बेसिकली बेसिक क्षारकीय नेचर के प्रोटीन होते हैं और इनमें प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमको देखने मिलता है। ए प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ एमिनो एसिड रेसिड्यू विद द चार्ज साइड चेन, और इनमें
लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड बड़ी मात्रा में होती है, ये भी मैंने लिखवाया था कोट के कि इनमें लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड हिस्टोन प्रोटीन के अंदर बड़ी मात्रा में होते हैं। और ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये क्षारकीय एमिनो एसिड होते हैं, ये बेसिक या क्षारकीय प्रकृति के एमिनो एसिड होते हैं। बोथ द एमिनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन, दोनों एमिनो एसिड के जो होते हैं उनकी साइड चेन में पॉजिटिव चार्ज हमको देखने मिलता है, इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा डीएनए पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट है और हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दी लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड के सिरे पर जो साइड चेन पर जो हमको प्लस चार्ज था उसके कारण हिस्टोन प्रोटीन पर प्लस चार्ज आता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। इसीलिए प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन कॉइलिंग को बढ़ावा देगा। ठीक है, क्लियर। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टेमर, याद है आपको। और हिस्टोन ऑक्टेमर में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल H2A के होते हैं, 2 H2B के होते हैं, 2 H3 के होते हैं, 2 H4 के होते हैं, इस प्रकार हिस्टोन का ऑक्टेमर बनता है। मैंने कहा था आपसे कि H1 हिस्टोन जो है वो ऑक्टेमर का हिस्सा नहीं होता है, वो लिंकर डीएनए को सपोर्ट करता है। लिंकर डीएनए 2 न्यूक्लियोसोम का बीच का डीएनए होता है। न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, एक एक वर्ड मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बेटा। ठीक है, क्लियर। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone और इससे क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। और न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, यूनिट ऑफ क्रोमोसोम के ये क्रोमोसोम की इकाई होती है बेटा, है ना। और ये न्यूक्लियोसोम ही कॉइल करते हैं, तो न्यूक्लियोसोम के कॉइल होने पे क्या बनता है, सोलेनॉइड बनता है। और सोलेनॉइड के कॉइल होने पे क्या बनता है, सुपर सोलेनॉइड बनता है। और सुपर सोलेनॉइड क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। ये मैंने कहां बताया है, ये भी मैंने आपको कहां बताया, ये भी मैंने आपको बताया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। जब आप सोच रहे थे ना कि सर इतना लंबा चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, 27 लेक्चर लिए सर ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में के, तो मैं आपको क्लियर कर रहा था उस समय, मैंने आपसे कहा था कई जगह कि चाबी है, जिस चैप्टर में एंटर करोगे वहां उसका जिक्र आएगा के, एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जिक्र हर जगह पर आएगा के, फंडामेंटल चैप्टर है उठके। एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में जो है वो 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के। ठीक है, हमें मालूम है कि न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड द क्रोमेटिन। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस के। तो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिन का हिस्सा होते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉइल करते हैं आपस में, सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड कॉइल करता है आपस में, सुपर सोलेनॉइड बनता है, और देन हमको क्रोमेटिन थ्रेड दिखाई पड़ता है जिसे हम माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। तो हमने वहां बात किया था कि जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वेरी आईएमपी, तब हमको वो बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, हमें दिखाई पड़ता है कि धागे पर कई सारे मोती जुड़े हुए हैं, ऐसा हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, देखिए दिस इज दी, और ये जो फोटोग्राफ है बेटा ये ऑलरेडी एम्स में आ चुका है। ठीक है, एम्स में आ चुका है ये, और नीट में ऑलरेडी ये पूछा गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग को हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग दिखाई पड़ रहा है, एक धागा है उसमें कई सारे मोती जुड़े हुए हमको दिखाई पड़ रहे हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग के, एंड दिस रिप्रेजेंट द न्यूक्लियोसोमल मॉडल। ठीक है, फिर देखिए एनसीईआरटी का ही इमेज है ये, आपका 12th एनसीईआरटी में रखा है। H1 हिस्टोन देख रहे हैं जो लिंकर डीएनए को सपोर्ट देता है, हिस्टोन का ऑक्टेमर देख रहे हैं जिसमें 2 H2 है, 2 H2B, H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के 2 मॉलिक्यूल होंगे, कुल 8 मॉलिक्यूल होंगे। और डीएनए के जो है वो 1.75 टन के 1.75 टन डीएनए का होगा, और डीएनए जिस एंगल से बाहर निकलता है वो 30 डिग्री का एंगल होता है। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है न्यूक्लियोसोमल मॉडल के अंदर, देख लेना बेटा, क्रोमोसोम पढ़ाते समय मैंने इस मॉडल को समझाया हुआ है आपको। ठीक है, क्लियर। अब theoretically how many such beats nucleosome do you imagine are present in a mammalian cell के, तो अब theoretically हम देखें तो ये कितने न्यूक्लियोसोम, देखो अब सिंपल सी बात है, आपके पास पता है आपको कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर है, एक न्यूक्लियोसोम में जो है वो 200 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर से आप टोटल जितने बेस पेयर उससे आप डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोसोम। अरे सिंपल सी बात है, 200 बेस पेयर से एक न्यूक्लियोसोम बन रहा है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ जो भी बेस पेयर का टोटल नंबर है, ठीक है, उसमें आप 200 से डिवाइड कर दीजिए, आपको एक्चुअल नंबर मिल जाएगा इसका कितने न्यूक्लियोसोम होंगे। ठीक है, द बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर and that is further coiled and condensed at metaphase stage of the cell division to the chromosome के। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक्चुअली मैंने कहा ना कि एक्चुअली होता क्या है कि न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम कंडेंस हुआ, बना सोलेनॉइड बना। ठीक है, फिर इसके बाद कंडेंस हुआ, सुपर सोलेनॉइड बना। ठीक है, देन क्रोमेटिन थिक थ्रेड बना, देन
क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है ना, एक के बाद हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्रोमोसोम सबसे यानी मैक्सिमम कंडेंशन कब देखने मिलता है हमको, मेटाफेज में देखने मिलता है। तो मेटाफेज में हमको साफ साफ क्रोमोसोम दिखाई पड़ेंगे, एक मैक्सिमम कंडेंस अवस्था में दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। देखो मैंने ये भी कहा था कि जब आप क्रोमेटिन को पैक करेंगे और क्रोमोसोम में कन्वर्ट करेंगे तो क्रोमोसोम के पास केवल और केवल हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, क्रोमोसोम के पास में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। और ये क्या होते हैं, मैंने आपसे कहा था A1 A2 B C और D, दीज आर दी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। के नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं इनके, और ये कई बार अनकॉइलिंग मैंने क्रोमेटिन को अनकॉइल करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके। तो जब हम जो है कुछ ऐसे प्रोटीन जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, हालांकि ये न्यूक्लियोसोमल मॉडल में देखने हमको नहीं मिलते हैं, वो होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब ये भी अब मैं आपको जब पढ़ा था बेटा मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तब मैंने, अब आप बोलोगे सर आप ये पूरा रिकॉल क्यों करवा रहे हो, क्योंकि बेटा देखो वो पढ़ते सब वक्त हो गया, उसको हम यहाँ पर रिकॉल इसलिए कर रहे हो आगे की चीजें हमारे लिए आसान हो जाए और आपको एनसीईआरटी का कोई भी हिस्सा ऐसा ना लगे इसको कवर नहीं किया हमने, ठीक है। चलो अब एक बात हो रही, मैंने आपसे कहा था कि याद करो, आपको एक फिनोमिना मैंने आपको बताया था, हेट्रोपिक्नोसिस, याद आया आपको के मैंने आपसे कहा था कि हेट्रोपिक्नोसिस क्या होता है। तो याद है हमने तब पढ़ा था, हमने कहा था जब हम प्रोफेजिक क्रोमोसोम को, प्रोफेज अवस्था में क्रोमोसोम धीमे धीमे कंडेंस होता है, जब प्रोफेज के स्टेज में हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग करते हैं तो क्रोमोसोम उस समय जो है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग देता है के, और डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा जो होता है वो अधिक कंडेंस होता है, कुछ हिस्सा कम कंडेंस होता है। क्रोमोसोम का जो हिस्सा अधिक कंडेंस होता है, मोर कंडेंस होता है, उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं, क्योंकि अलग से दिखाई पड़ता है, मोर स्टेनिंग देता है के। यानी हम क्रोमोसोम की स्टेनिंग के लिए जो है बेसिक फ्यूजिंग का यूज करते हैं, एसिटोकार्मिन का यूज करते हैं हमके। तो एसिटोकार्मिन हुआ, हेमेटोजाइलॉन हुआ, बेसिक फ्यूजन हुआ, दे विल टेक मोर स्टेन के, यानी जो मोर कंडेंस भाग होगा वो मोर स्टेनिंग लेगा, क्लियर। मोर कंडेंस पार्ट मोर स्टेनिंग लेगा, लेस कंडेंस पार्ट लेस स्टेनिंग लेगा के। जो भाग जितना अधिक जोर से गुथा हुआ होगा वो अधिक स्टेनिंग लेगा, कंटेंट वहां पे ज्यादा है, और जो कम गुथा हुआ होगा, कम कंडेंस होगा, वो कम स्टेनिंग लेगा के। तो ऐसे हिस्से जब क्रोमोसोम के जिनको प्रोफेज कंडीशन में आप जब स्टेन करते हैं और जो गहरे रंग की स्टेनिंग लेते हैं, वो वास्तव में हाईली कंडेंस पार्ट होते हैं, उन्हें हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। और जो हिस्से कम स्टेनिंग लेते हैं वो यूक्रोमेटिन कहते हैं, कि जो कम गुथे होते हैं। और सिंपल सी बात है कि कोई चीज जब डीएनए को आप क्लोजली पैक कर देंगे, हाईली कंडेंस कर देंगे, तो क्या डीएनए की इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे? नहीं रीड कर पाएंगे। जब डीएनए को आपने हाईली कंडेंस कर दिया, क्लोज पैकिंग कर लिया, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड द डीएनए। इसका मतलब हेटेरोक्रोमेटिन जेनेटिकली इनएक्टिव पार्ट होते हैं, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो ओपन पार्ट होते हैं के, तो वहां से डीएनए को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed होते हैं। जो लाइट स्टेनिंग लेते हैं उनको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, और यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो जेनेटिकली एक्टिव हिस्से होते हैं, वो दे आर दी जेनेटिकली एक्टिव पार्ट। ये जेनेटिकली एक्टिव पार्ट होते हैं इनके, जो सूचनाओं का प्रवाह कर सकते हैं इनके। जबकि जो मोर डेंसली कंडेंस पार्ट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाते हैं, वो इनएक्टिव होते हैं, जबकि यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शन कर पाते हैं, दैट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होते हैं ये। और ये क्या होते हैं? ये सूचनाओं का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ये कर पाते हैं, क्या? यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन होते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन नहीं होते हैं, ठीक है। अभी ये जो जितनी बातें हैं ना बेटा, ये सारी बातें हम ऑलरेडी इससे ज्यादा डिटेल में और देख चुके हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट बेटा, जिन बच्चों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर मिस किया है ना, तो उसमें क्रोमोसोम वाला हिस्सा जरूर पढ़ लें। अब मान लो आपने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ा तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रोमोसोम वाला हिस्सा बेटा पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, अब ये बात तो, अब हमारे पास दो प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए हमने यहाँ पे। नंबर एक, हमने ये ढूंढ लिया कि न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था उसका नेचर क्या था, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर था, किस प्रकार के बेस पेयर क्या होते हैं, लंबाई उसकी कैसे पता करते हैं, हमने ये पता किया। दूसरा, हमने ये पता किया कि इतना लंबा न्यूक्लिक एसिड जो है वो सेल में अपने आप को एकोमोडेट कैसे करता, कैसे रहता है, ये पता कर लिया। लेकिन अभी भी हम पहले प्रश्न पर रुके हुए हैं कि हमें ये मालूम नहीं चल पाया था कि कब ये मालूम चला कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ना, यही जेनेटिक कैरियर को रखते हैं,
मतलब जेनेटिक कैरेक्टर को धारण करते हैं, मतलब जो इबारत लिखी है हम कैसे दिखेंगे, मतलब मेरा कॉम्प्लेक्शन क्या होगा, मेरे हेयर कैसे होंगे, मेरी आंखों का कलर रंग कैसा होगा, ठीक है, मैं कैसा दिखूंगा, ये एवरीथिंग इज रिटन ऑन दी डीएनए। ये कब मालूम चला, ठीक है, मतलब हम जैसे दिखते हैं वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो ये जो जीवन की जो इबारत है, द स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ, द स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ, वो कहां लिखा हुआ है, ये कैसे मालूम चला। तो इसका मतलब ये कि अभी भी हम उस समय की बात करें कि हम जो है 20वीं सेंचुरी के पहले दशक की बात करें, 1920 के आसपास हम अभी हैं, अभी तक हमको ये मालूम नहीं चल पाया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, प्रोटीन है कि न्यूक्लिक एसिड है कि कार्बोहाइड्रेट है, क्या है वो, के तो अब हम बात कर रहे हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के। इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियन बाय मिशर एंड द प्रोपोजिशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वेर ऑलमोस्ट द सेम टाइम। मैंने कहा ना तकरीबन 1866 मेंडलिज्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट के, 1869 न्यूक्लियन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे घटनाएं चल रही हैं के, और हम बिल्कुल एक जो है वो हम दर्शक बन के मूवी में बैकग्राउंड में फ्लैश पहुंचते हैं कि हम देख रहे हैं सेम टाइम पे घटना चल के। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया कि ये दोनों खोज में कोई कनेक्शन है क्या। एंड ना मिशर ये बता पाए मेंडल को कि मेंडल भाई जो तुम ढूंढ रहे हो हमारे पास है, ना मेंडल मिशर से पूछ पाए कि भैया हमने कुछ खोजा है, मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा, तुम बता दो। दोनों, और दोनों में बड़ा फर्क था। फ्रेडरिक मिशर जो थे ना वो ऑफिशियली एक ऑथेंटिक साइंटिस्ट थे, उनके केमिस्ट्री की रिसर्च करते थे, उनके वो ऑफिशियल साइंटिस्ट के। ग्रेगर ज़ॉन मेंडल ऑफिशियल पादरी थे चर्च में। मेंडल के साथ तो बड़ा बुरा हुआ। मेंडल को तो पता ही, मतलब लोगों ने मेंडल को वैज्ञानिक ही मानने से मना कर दिया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ग्रेगर ज़ॉन मेंडल, ये महान वैज्ञानिक हैं जिनके ऊपर सरकारी तमगा कि मैं वैज्ञानिक हूं, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं फुट के। पर यदि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा होता, ठीक है, इस समय यदि मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा होता तो मुझे लगता है कि मैं शायद एसोसिएट प्रोफेसर या कोई दूसरा ब्रांच होता, किसी ब्रांच में प्रोफेसर होता मैं। तो कॉलेज में अपना एक लेवल होता है, कॉलेज में आप ज्वाइन करते हैं ना तो पहले आप लेक्चरर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, के रीडर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। ऐसे कॉलेज में अपना अपना एक लेवल होता है, सरकारी पोस्ट होती है ये। हाँ, हर कोई भी ऐसे खड़ा होकर किसी ने जो है वो ज्ञान दे दिया, किसी ने उठा के कि पृथ्वी जो है वो चौकोर है, सूरज पश्चिम से निकलेगा कल से, के कल देखना पश्चिम से सूरज निकलेगा, तो वो प्रोफेसर नहीं बन जाएगा। के तो जैसे मुझको आई कैन नॉट यूज टर्म प्रोफेसर बिफोर माय नेम, मैं प्रोफेसर डॉक्टर गीतेंद्र सिंह नहीं लिख सकता, क्योंकि प्रोफेसर एक सरकारी उपाधि है, ठीक है, समझ रहे हैं मतलब के। डॉक्टर जो है वो मुझे टाइटल मिला हुआ है सरकार की तरफ से, तो वो मैं लिख सकता हूं, लेकिन मैं प्रोफेसर नहीं लिख सकता, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ऐसे ही सरकारी जो वैज्ञानिक होते हैं ना, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट पोस्ट होते थे। तो ये जो लोग एजेंसीज के साथ काम, बड़े बड़े, और पहले के समय में भी ज्यादा बड़े जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तब भी थे कि लोग काम करते थे उनमें। मेंडल चर्च में थे तो मेंडल को क्रेडिट नहीं मिला चीजों का। समय काल सेम है, मैं कहानी से भटका नहीं, मैं आपको केवल रियलाइज करा रहा हूं कई बार चीजें जीवन में जो है वो कैसे घटना घटती के। और मेंडल के बगैर जेनेटिक्स की कल्पना नहीं कर सकते आप। मतलब मेंडल ने जो बताया वो तो अद्भुत था कि पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। तो अभी हमने कहा कि अभी तक जो है वो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, इसको पता लगाने में अभी लंबा वक्त लग गया, इसको सिद्ध करने में, ठीक है। अब 1926 में 1926 में के The quest to determine the mechanism of genetic inheritance had reached at molecular level के 1926 में 1926 में जो है वो कई सारे वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई जो भी जेनेटिक कैरेक्टर हैं, जो भी अगली पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं, जो जेनेटिक्स है, वो निश्चित तौर पर उसका संबंध मॉलिक्यूल के साथ में, कोई ना कोई मॉलिक्यूल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमको मॉलिक्यूल ढूंढना होगा वो, ठीक। प्रीवियस डिस्कवरी, पहले की जो खोज थी, ग्रेगर ज़ॉन मेंडल, वॉल्टर सटन एंड Thomas and Morgan and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosome located in the nucleus of the most cell. अब देखिए क्या फर्क, शटन एंड बॉबरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। अब शटन एंड बॉबरी ने क्या बोला, उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है कि जो मेंडल बोलते हैं ना, फैक्टर 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 की फैक्टर जाएगा अगले पीढ़ी में,
मेंडल बोलते थे कि भैया देखो, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो एक जो पेरेंटल जनरेशन होती है, जो पैतृक पीढ़ी होती है, वो अपने कुछ फैक्टर कंट्रीब्यूट करती है और वो फैक्टर जब के मिलने पर, कॉम्बिनेशन बनने पर अगली पीढ़ी एक्सप्रेस करती है। तो शटन एंड बॉबिन ने कहा कि देखो हमको फैक्टर तो नहीं मालूम है, पर हमको ये मालूम है क्रोमोसोम होता है। एंड हमने देखे रॉड के समान स्ट्रक्चर देखे, रॉड के समान स्ट्रक्चर देखे, जब भी गैमेट आता है उसमें वो आते हैं और जुड़ते मिल कंबाइन करते हैं और अगली पीढ़ी में जाते हैं। अब क्या वो ही हो सकते हैं तुम्हारे फैक्टर? नहीं मालूम। फिर थॉमस एंड मॉर्गन ने लिंकेज पर बहुत सारे प्रयोग किए इन्होंने के, तो इनने भी यही पता लगाया, इन्होंने भी क्या जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को दिया। इन्होंने कहा ये जो रॉड है ना, ये रॉड, इस तरह की रॉड जब जाएगी अगली, जब गैमीट के अंदर रॉड के समान एक स्ट्रक्चर है वो अगली पीढ़ी में जाएगा, ऐसा रॉड जाएगा तो ये कैरेक्टर मिलेगा, ऐसा रॉड जाएगा ये कैरेक्टर मिलेगा। हमने देखा ये लिंक कैरेक्टर कोड के। तो अभी तक जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, वॉल्टर सटन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये फैक्टर, क्रोमोसोम, इनके बारे में जान चुके थे। लेकिन अब ये वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया इसका मतलब कुछ ना कुछ इस क्रोमोसोम में, रॉड में छिपा है, क्योंकि जब भी जो भी बात करता है रॉड की बात जरूर करता है वो, कि भाई ये रॉड अगली पीढ़ी में जा रही है, ये प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर रॉड ऐसा ये दिखाई पड़ रहा है, जब भी सेल डिवाइड करती दिखाई पड़ता है, अगली पीढ़ी में जाता है, तो क्यों ना इसके बारे में खोजा जाए। ठीक, परंतु अभी तक अब क्रोमोसोम में तो कई केमिकल प्रेजेंट है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है उसके अंदर के, तो अभी तक जो है वो ये बात मालूम नहीं चल पाई थी कि कौन सा मॉलिक्यूलर जेनेटिक मटेरियल के साफ साफ कोई एविडेंस हमारे पास नहीं आया, साफ साफ कोई एविडेंस हमारे पास नहीं आया। क्लियर? अब कुछ प्रयोगों की बात करेंगे हमके। देयर आर सम एक्सपेरिमेंट जो बड़े अद्भुत प्रयोग थे, जिन्होंने जो है इस बात को बतलाया कि डीएनए उन्होंने जो है वो शॉर्ट और बेहतर तरीके से बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बॉस, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। के प्रयोग था वो, पहला एक्सपेरिमेंट हम जो देखेंगे वो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इससे पता लगा कि अब ये क्या था, हम आगे बात करेंगे इसके। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस एक्सपेरिमेंट एंड डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट। ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ के इन तीनों ने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल के, और टीएमबी एक्सपेरिमेंट ने बताया कि कुछ वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, क्लियर? तो अब हमारे पास क्या आ गया पढ़ने को? हमारे पास पढ़ने को अब आ गया है कि हम अगली क्लास में बात करेंगे, हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, हम बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, हम तो टीएमबी एक्सपेरिमेंट को देखेंगे हम, और डीएनए एस्टिमेशन टेस्ट पर हम बात करेंगे। मतलब अगली क्लास में हम ये बात करेंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसको हम सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब तो मालूम है हमको, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग हम पुराने समय में जाएंगे, टाइम मशीन से पीछे जाएंगे हम, और इसे उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। और देखियो, जो मैंने पढ़ा दिया ना आपको बेटा, इसको एनसीईआरटी से इस पढ़े हिस्से को कम से कम 2 बार पढ़ना है, कि हर लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कई सारे क्वेश्चन एम्स के अंदर एसर्शन में सीधा लाइन से पूछे जाते हैं, कि वो ध्यान से पढ़ेगा। ठीक है, और जो पीछे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन रखे होते हैं, 12th वाले बच्चे याद रखिएगा बेटा, क्वेश्चन रखे होते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आप लॉजिकली उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos.
Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentor's online app from Google Play Store.